अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव इन नादिम रज़ा। नाज़रीन, पीएमएलएन जो इस वक्त मुल्क की दूसरी बड़ी जमात है और पार्लियामेंट में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। अगर मैं ये कहूँ तो इस वक्त कि वो इस वक्त फिल वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुखातिब हूँ कि क़यादत का फुकदान है या क़यादत के बुरान से गुजर रही है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि जो उनके ताहयात कायद हैं वो इस वक्त जेल में हैं और जो उनके पार्टी के सदर हैं वो मुल्क से बाहर है। लेकिन बहरहाल उनके कायद ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जेल जाने से कबल रीस्ट्रक्चरिंग की और नई नॉमिनेशंस सामने आई जो सब पार्टी चला भी रही हैं। और उसमें भी ये देखा गया, क्योंकि बड़ी बयानिया की पिछले दिनों बात हुई, अभी तक बात हो रही है कि किसका बयानिया पार्टी में चलेगा या किसके बयानिए की पार्टी में जीत होने जा रही है, किसको फॉलो किया जाएगा। तो जो रीस्ट्रक्चरिंग हुई और जो हमारे सामने नाम आए, तो उससे तो ये बात वाजे हो गई कि जो इस बयानिया चलेगा वो बयानिया नवाज शरीफ साहब का ही चलेगा। और अगर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के हवाले से कहा जाता है कि उनका बयानिया मुख्तलिफ था, तो जब नवाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल जा रहे थे और हमजा साहब उनकी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, तो उससे भी अंदाजा हो गया कि कैंप ये जो है वो स्विच हो चुके हैं या यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन जो दूसरी अहम बात है जो पीएमएलएन की शख्सियात कहीं ना कहीं कह रही हैं, एहसन इकबाल साहब ने भी हमारे चैनल को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने मार्शल लॉ की बात की। उन्होंने कहा ये हुकूमत एक से साल ज्यादा नहीं निकाल सकती, या तो मार्शल लॉ या फिर कोई गैर जमहूरी हुकूमत या फिर इलेक्शन ईयर। तो ये पीएमएलएन का ये अपना बयानिया है या एहसन इकबाल साहब की अपनी राय है, इस पर भी जरा हम बात करेंगे। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो हाल ही में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी इस पार्टी के बने हैं, मुल्क के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप बहुत तवज्जो से और बड़े थोड़े थोड़े उससे भी सुन रहे थे जब मैं इंट्रो में बात कर रही थी, तो मेरी किसी बात से एतराज तो नहीं है ना आपको? नहीं, मुझे सियासतदान कभी किसी बात पे एतराज नहीं करता। सर सियासतदान ही तो एतराज करता है। इत्तेफाक करूं या ना करूं, एतराज नहीं करूंगा। अच्छा चले, इत्तेफाक करते हैं सारी बातों से? नहीं, इत्तेफाक नहीं करता, किसी से नहीं करते या किसी तकरीबन किसी बात से भी नहीं करता। अच्छा सर, देखिए ना, क़यादत का बुरहान फिल वक्त तो है, क्योंकि आपकी जो कभी जमात में क़यादत की एक शख्स के पास नहीं होती। सियासत में महवर आपकी सियासत का एक शख्स होता है, क्योंकि ये पार्लिमानी जमहूरियत है और लोग एक शख्स से आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी जमात में उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। उसके बाद पार्टी के ओहदे होते हैं, पार्लियामेंट के ओहदे होते हैं, हुकूमत में हुकूमत के ओहदे होते हैं। हर शख्स अपना काम करता है, एक कलेक्टिव एफर्ट होती है और काम होता है। अगर एक शख्स नहीं है, अगर आज 2 हफ्ते से हमारे लीडर ऑफ द पार्टी नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा काम बंद हो गया और सब घर बैठे हुए हैं तो इंतजार कर रहे हैं। काम चल रहा है और मामला उससे मुशावरत भी हो जाती है, मामला चलता है। जब हम ये बात करते हैं ना कि पार्टी का एक शख्स होता है, उसका एक महवर होता है, उसका एक कायद होता है, तो सर ये कैसी जमहूरियत होती है कि पार्टी उसके बगैर नहीं चलती और पार्टी उसके ही, वो ताहयात वो ही कायद रहेगा या वही प्रेसिडेंट रहेगा, या अगर वो नहीं रहेगा तो उसके घर का कोई फर्द रहेगा या उसके खानदान का कोई फर्द रहेगा, और फिर आप कहते हैं कि ये जमहूरी पार्टी? नहीं, ये बात नहीं है, आप दूर ले गई उसको। जमहूरियत में यही है, लोग एक शख्स के बयान से आइडेंटिफाई करते हैं, उसी को कबूल करते हैं अपना कायद, अपना लीडर। वो ताहयात नहीं होता, जब तक वो उसको कबूल करते रहेंगे वो रहेगा। नवाज शरीफ साहब को लोग कबूल करते हैं, इमरान खान साहब को उनकी जमात कबूल, इमरान खान को निकाल दे कौन लीडर है? इसी तरह नवाज शरीफ साहब को निकाल दे तो भुट्टो साहिबा थी, बेनजीर भुट्टो साहिबा थी, उनको लोग कबूल करते थे। उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो 40 साल पहले फांसी हुई थी, आज भी वोट उनके नाम पे पड़ता है। ये सियासत है, यही जमहूरियत है, हमारी मुल्क की सियासत नहीं, है। पूरे दुनिया में ऐसे ही है। सर अगर नवाज शरीफ साहब को निकाल दें तो कौन लीडर है पार्टी? ये अवाम फैसला करेंगे, आप ये तो फैसला होगा। मैं हकीकत कोई शख्स नहीं कह सकता कौन। आप मरियम नवाज को लीडर नहीं मानते? नहीं, मरियम नवाज अवाम के दिल में जगह बनाएंगी, अवाम उनको रिस्पॉन्ड करेंगे तो लीडर अभी नहीं करती, इम्पोज कोई नहीं कर सकता, अभी नहीं करती। नहीं, अभी तो वो चंद 1 साल से भी सियासत में नहीं आई, तो उनको अपनी जगह बनाई है, उन्होंने बनानी पड़ेगी अगर वो इस लीडरशिप रोल चाहती हैं। तो आप भी उनको लीडर मान कोई लेंगे? शख्स किसी को नहीं दे सकता लीडरशिप। सर फिर शायद खाकान अब्बासी साहब भी उनको लीडर मान लेंगे? जिसको पाकिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग का वर्कर लीडर मानेगा, मैं उसी को लीडर मानूंगा। आज उसको नवाज शरीफ साहब को मानते हैं, हम उनके साथ हैं। क्या मरियम नवाज साहबा जो है वो नवाज शरीफ साहब की जानशीन है सियासी? ये वक्त साबित करेगा। उनकी बेटी जरूर है, लेकिन क्या सियासत को वक्त दे पाएंगी, वो जगह बना पाएंगी? ये किसी की विरासत में नहीं होती सियासत।
जगह बनानी पड़ती है। अगर आप मुझे एक मिसाल देंगी कि विरासत में कोई शख्स कामयाब हुआ, मैं आपको 100 मिसालें दूंगा सियासत में। 100 मिसालें बाद में दीजिएगा। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी को विरासत में नहीं मिली? उनकी अपनी क्या स्ट्रगल थी पर्सनल? नहीं जी, नहीं, बेनजीर साहिबा को मिली, उन्होंने जगह बनाई, बेनजीर साहिबा ने कुर्बानियां दी। बेनजीर साहिबा ने उसके बाद क़यादत चली गई जरदारी साहब के पास। ठीक है, उसके बाद अब बिलावल साहब आए हैं, अपनी जगह बना रहे हैं। सर माजरत, क़यादत बेशक गई थी लेकिन जरदारी साहब को चेयरमैन बने थे और उसी वक्त उन्होंने अनाउंस किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन होंगे, यानी बेनजीर भुट्टो साहिबा के सियासी जानशीन होंगे। विरासत आपको एक जगह पहुंचा सकती है, जगह बना नहीं सकती। मैंने इसीलिए कहा, आपने एक मिसाल दे दी, मैं आपको 10 देता जो नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा सर, मरीम नवाज को मैं आगे बढ़ जाती हूँ, मगर सिर्फ इस वजह से कि उनकी सियासत उस जमाने में हुई जब एडने 120 का जो बाई इलेक्शन था, अगर याद हो आपको, 2002 साल कबल, यानी आपकी ही गवर्नमेंट में, जब कुलसुम बीबी साहिबा जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी और फिर वो तबीयत खराब थी तो फिर मरियम साहिबा ने की। फिर हमने देखा कि जब तक इलेक्शन हुए तब तक बहुत ज्यादा हुआ, फिर रुक गई, फिर कभी आई, फिर कभी मंजर पे आई, फिर मंजरनामे से गायब हो गई, काफी अरसे तक खामोशी हुई, डील और डील की बातें होने लगी। फिर जब अचानक जब फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत मंजूर नहीं होती, रद्द हो जाती है, तो फिर एकदम से आई और फिर वो पॉलिटिक्स में इन हो गई। तो सर ये जो आनियां जानियां हैं, ये आगे जाके परमानेंट होंगी, परमानेंट रहनी पड़ेंगी, कुल वक्ती होंगी या जुज वक्ती चलेंगी? देखिए, हमने टीवी खबरें भी बनानी होती हैं, टीवी प्रोग्राम भी चलाने होते हैं, तो हम हर चीज में नई जिद्दत ढूंढ लेते हैं। मरियम साहिबा सियासत में आई एक मखसूस मकसद के लिए, पार्टी में अपना मुकाम बनाया, पार्टी वर्कर के दिल में मुकाम बनाया, पाकिस्तान के अवाम के दिल में जगह बनाई। ना वो पार्टी के ओहदेदार थी, ना हुकूमत में ओहदेदार थी। अब वो पार्टी के ओहदेदार हैं और उसी के अंदर अपना रोल प्ले करेंगे। सर फिर मैं माजरत के साथ बात करूंगी जो मैं नहीं करना चाह रही, नहीं, आप डायरेक्ट कि ना उनके पास पार्टी का कोई ओहदा था, ना वो पार्टी की उनकी कोई कंट्रीब्यूशन थी, ना उनकी कोई खिदमात थी, लेकिन जलसे में वो मियां नवाज शरीफ साहब के बाद या उनसे पहले वो जलसे से मुखातिब होती थी। तो सर किस कैपेसिटी में? सिर्फ इसलिए कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की साहबजादी थी? इसलिए कि उनके पैगाम को पसंद किया जाता था, लोग रिस्पॉन्ड करते थे। आप उन जलसों में और भी बहुत, सर आपको भी पसंद करते हैं लोग, और आपको लोगों के अलावा सब पसंद करते हैं। मैं वही आ रहा हूँ, उन जलसों में और भी लोग तकरीरें करते थे, उनके बारे में किसी ने बात नहीं की, उनको वो रिस्पांस नहीं था। मैंने यही कहा, ये बातें अवाम के पे छोड़ दें, हम अवाम के फैसलों का तयन नहीं कर सकते, अवाम के जज्बात क्या है। सियासत एक इमोशनल प्रोसेस है, ये रैशनल प्रोसेस नहीं है, ये लॉजिकल प्रोसेस नहीं है, इमोशनल रिस्पॉन्स होता है। ये बात जब हम समझ जाएंगे तो फिर हमें समझ आएगी सियासत क्या होती है। सर शायद खाकान अब्बासी साहब को अंडर एस्टिमेट तो ना करें। नहीं, मैं अपने आप को कभी ना ओवर एस्टिमेट करता हूँ ना अंडर एस्टिमेट करता हूँ। मुझे पता है कि मेरा क्या रोल है सियासत में, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या ख्वाहिशात हैं, मेरे क्या जज्बात हैं, मैं उनके अंदर रहकर काम करता हूँ। चले, तो अब ओहदा मिलने के बाद पार्टी में अब वो कुल वक्ती सियासत करेंगी? जी, अब वो बिल्कुल, अगर पार्टी में आ गई हैं तो उनकी अब जिम्मेदारियां हैं कि पार्टी के लिए काम करें, पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट करें। ठीक है। अच्छा सर, अब जो जरा मैं बयानिए की बात कर लेती हूँ, दूसरे टॉपिक पे बाद में आऊंगी, जो बड़ी आजकल हर जगह ये बात हो रही है, मैं बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बयानिया तब्दील हो गया होगा यकीनन, और कहीं ना कहीं ये गौर फिक्र, गौर खौज के बाद ये फैसला होगा। क्योंकि जब हमने देखा कि कोट लखपत जेल जब जा रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब, तो शहबाज शरीफ साहब यहाँ मुल्क में नहीं थे, ताहम हमजा शहबाज साहब उनकी गाड़ी चला रहे थे, तो समझ में आ गया कि वही लाइन अब वो भी टो करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैसला हो चुका है कि अब मुफाहमत की सियासत नहीं होगी, मुफाहमत की सियासत का आप कोई सोचे भी नहीं, ना कोई डील का सोचे, ना कोई डील का सोचे, अब खुलकर सियासत करनी है और टकराव की सियासत करनी है या मज़ामत की सियासत करनी है। किससे टकराव करना है? पहले किससे करते हैं? सियासतदान टकराव नहीं करते सर, पहले किससे करते? किससे टकराव किया? आप सारा वक्त तो मुफाहमत की सियासत तो नहीं होती। अभी आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। देखें, हम खुद ही ज़हन में चीजें बना लेते हैं। नवाज शरीफ साहब 3 दफा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, एक शख्स उनका बदतरीन मुखालिफ, ये उस वक्त जो जहां भी इक़्तिदार में था, फौज में था, ब्यूरोक्रेसी में था, जज था, वो बता दे उन्होंने टक्कर ली हो किसी से? नवाज शरीफ साहब जी, नवाज शरीफ साहब ने किससे टक्कर नहीं आप ली? बताए ना किससे टक्कर ली है, कोई शिकायत कर दे। सर उन टक्करों का ही तो अंजाम आप लोग खुद कहते हैं ना कि उन टक्करों का तो अंजाम है। आप अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या तो रातों रात अलग कर देते हैं। ये नहीं होती सर, टक्कर ये तो होती है कि अदालत पे हमला कर देते हैं। इख्तियार है, अगर अलहदा किया, उसकी वजूहात थी, उसका आपने खमियाजा भुगत लिया, तस्लीम नहीं हुआ, तो ये टक्कर नहीं होती, ये आपका इख्तियार है। आप इख्तियार को ना माना जाए वो अलहदा बात है,
ये माजी की चीज़ें हैं, इनकी हकाइक बड़े मुख्तलिफ हैं। जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं उससे हकाइक बड़े मुख्तलिफ हैं। चलें, उनको माजी में रहने दें। और मैं बार बार कहता हूँ, हर टीवी प्रोग्राम पे कहता हूँ, इस मुल्क को एक ट्रूथ कमीशन की ज़रूरत है, ताकि जो आप समझती हैं मैं उसको हकीकत नहीं जानता, जो मैं हकीकत जानता हूँ आप नहीं जानती हैं, एक हकाइक इस मुल्क के डॉक्यूमेंट हो जाएं, ताकि सारे पाकिस्तानी को पता हो कि हमारे मुल्क में होता क्या रहा है। ट्रुथ कमीशन, रिकंसिलिएशन भी छोड़ दे, नहीं रिकंसिलिएशन छोड़ दे, रिकंसिलिएशन की इससे तो अब जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हुई भी है। तो जो ट्रुथ कमीशन की आप बात कर रहे हैं, तो ये कौन बनेगा, कैसे बनेगा, क्या बॉडी होगी, आप एक नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सन के हवाले ये कर दें। अभी भी लोग जिंदा हैं जो उन प्रोसेसेस का हिस्सा थे, उनकी तमाम की जो एविडेंस होता है, या वो अपनी बात करते हैं, ओपिनियन देते हैं, या उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनको आप रिकॉर्ड कर देते हैं और अवाम पर छोड़ देते हैं कि ये हकायक इसके अंदर क्या थे। ये बात होती है। ये मुल्कों की तारीख के लिए, मुल्कों के मुस्तकबिल के लिए बड़ी जरूरी चीजें होती हैं, वरना हम कंडेम होते हैं उन मिस्टेक्स को रिपीट बनेगा। मतलब सिविल सोसाइटी से बनेगा, जुडिशरी रिटायर्ड कोई जज बनेगा, जिसको बना दे, जिसको और कौन बनाए जी, सारे पार्लियामेंट बना ले। आप लोग का कंसेंसस हो जाएगा? नहीं होगा सर, आप लोग का कहां से आप लोग फ्लोर देने पर आप लोग का कंसेंसस नहीं होता कि पहले असेंबली पे बात कौन करेगा? स्पीकर साहब की गलती है, उनको समझ नहीं है पार्लियामेंट क्या होती है। परसों 2/3 से एक तरमीमी बिल पास हो जाएगा, तो कंसेंसस बनाना पड़ता है। अगर नहीं कंसेंसस बनता तो रहने दें, फिर आप उन गलतियों को, यू बी कंडेम्ड टू रिपीट दोज मिस्टेक्स। सर मैं ये नहीं कह रही, अच्छी बात है कमीशन बन जाए, लेकिन आप लोग कंसेंसस से एक कमीशन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते सर? जो आप अगर नहीं बना सकते तो फिर ये गलतियां सफर करने पे तैयार रहें। अच्छा, आपने कहा स्पीकर साहब की गलती है। मैंने स्पीकर साहब का इंटरव्यू कल किया, तो वो ये कह रहे थे कि ऑपोजिशन में से अगर कोई आके मुझ पे चढ़ाई करेगा और जो रवैया उन लोगों ने अपनाया वो अगर रवैया रहेगा तो मैं इस तरह किसी के उस पर नहीं आऊंगा और इस तरह से मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, ऐसे मामलात नहीं चलेंगे। वो इसका जिम्मेदार आपको ठहराए। तो उनका तमाम चीजें पहले तय हो चुकी थी। मुराद सईद हुकूमती बेंच से जवाब देंगे, इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। आप लोगों ने जो है वो गलत किया। मैं माजरत से, स्पीकर हैं, अपने ओहदे के मुताबिक सच बयान करना चाहिए। बात सिर्फ एक है, अपोजिशन को बात करने का मौका क्यों नहीं देते? पार्लियामेंट में सब्सटेंशियल डिबेट क्यों नहीं होती? मैं 9 महीने का रिकॉर्ड रखता हूं सामने। एक सब्सटेंशियल डिबेट मुल्क के इश्यूज पर, पाकिस्तान के अवाम के इश्यूज पर स्पीकर साहब ने नहीं करने दी। जो चीज हम पेश करते हैं, जनरल मोशन आज तक असेंबली में नहीं आया, कॉलिंग अटेंशन फ्रिवलस आते हैं, कोई सब्सटेंशियल नहीं आता, कोई डिबेट नहीं हो सकी। प्रेसिडेंशियल एड्रेस पर डिबेट मैंडेटरी है, आज तक नहीं हो सकी। हुकूमत का मोशन एनर्जी पर नहीं हो सका, इकॉनमी पर नहीं हो सकी। इसके जिम्मेदार स्पीकर साहब हैं। रवैया नहीं बदलेंगे। आज तक असेंबली में किसी स्पीकर के साथ वो रवैया नहीं हुआ जो इनके साथ है। इसकी क्या वजह है? मैं खुद उनके पास बार बार गया हूं, समझाया है, तय हुआ है, फिर अगले दिन रवैया बदल जाता है। और अगर दबाव में हैं, मैं माजरत से पूरी उनकी इज्जत करते हुए कहूंगा, अगर उन पे उनकी हुकूमत का दबाव है, वज़ीर-ए-आज़म का दबाव है, तो ये ओहदा छोड़ दें, मत पार्लियामान को और अपने ओहदे की हद तक करें। सर वो तो ये कहते हैं, बल्कि वो क्या कहते हैं, हमें दिखता है कि उनकी अपनी पार्टी उनसे नाराज हो जाती है। जब शहबाज शरीफ साहब को प्रोटेक्शन ऑर्डर देने की बात हुई, ख्वाजा साद रफीक साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की बात हुई, दीगर मामलात की बात होती है, आपको फ्लोर मिलते हैं, अपोजिशन लीडर 1.5 घंटे की अपनी पूरी तकरीरें वहां पर करते हैं, उनकी पार्टी उनसे नाराज होती है और यहाँ पर अपोजिशन भी उनसे नाराज हो रही है। तो इसका मतलब एक बेहतरीन स्पीकर छोड़ दे। अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं कर सकते ना, ओहदा छोड़ दें। अगर उन नाराजगी इस बात पर अपोजिशन लीडर ने तकरीर की, और यहाँ कोई 1.5 घंटे की तकरीर नहीं हुई, यहाँ पर 4 घंटे अपोजिशन लीडर ने तकरीरें की हैं, हर रोज की हैं। भूल जाते हैं हम। ये आप रिकॉर्ड मंगा के देख लें पार्लियामेंट का। ये बड़ी अजीब आज कैफियत है मुल्क के अंदर कि पार्लियामान मफलूज है। स्पीकर साहब के रवैये, उनको डर है, हर आदमी का डर है। अपनी हुकूमत से भी डरते हैं, हमसे भी डरते हैं। भाई आपने नहीं करना प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी, मत करें। प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करना रूल में स्पीकर की डिस्क्रेशन है, ये पार्लियामान की रवायत है और ये मेंबर का हक है। अगर ये हक उसको स्पीकर साहब नहीं दे सकते तो फिर कोई छाबड़ी लगा लें, स्पीकर ही छोड़ दें। बहुत सख्त अल्फाज है। मैं सख्त अल्फाज इससे भी ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये मेरे मुल्क के पार्लियामान की बात है, ये मेरे मुल्क की जमहूरियत की बात है।
उसको अगर कोई आदमी उसका गला दबाएगा तो मेरा हाथ भी उसके गिरबान की तरफ जाएगा। सर, तो मुराद सईद अगर बात कर रहे थे तो आप लोगों ने इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों किया कि आपने मुराद स्पीकर के सईद डाइस का बात कब कर घेराव रहे किया? थे? जब मुस्लिम लीग का पार्लियामानी लीडर खड़ा हुआ था, उसको बात करने का हक नहीं था। ये अपोजिशन देखें, पार्लियामान की रवायात या रवायात में चलता है, स्पीकर मर्जी करेगा तो उनको तकलीफ पहुंचेगी। ये बात उनको मैंने कई दफा बताई है, समझाया है, नहीं समझते तो समझ जाएं, वरना नुकसान किसका होगा? नुकसान इस मुल्क का हो रहा है, ठीक है। इस मुल्क के अवाम का हो रहा है कि पार्लियामान मफलूज है, उनके मसाइल के बारे में बात नहीं कर पा रही। ठीक है सर, एक ब्रेक लूंगी आपकी इजाजत से, और ब्रेक से वापस आएंगे तो खुद शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि अगर वो समझ जाएंगे, स्पीकर साहब को कह रहे थे नहीं समझेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ इनकी अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा बातें कर रहे हैं कि अब ये अगला साल इलेक्शन ईयर भी हो सकता है, अगला साल गैर जमहूरी कुव्वतों का भी हो सकता है, अगला साल मार्शल लॉ का भी हो सकता है। तो क्या इन बातों में मुल्क का नुकसान नहीं है? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आती हूँ, जानते हैं अब्बासी साहब से। जी नज़ीर, प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर हम यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, ये एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में असर इकबाल साहब कुछ बात कर रहे हैं कि जी अगला साल जो है वो इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन करवा दिए जाए, वो नहीं होगा तो गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाएंगी, वो नहीं हो सकता, हुआ तो फिर मार्शल लॉ आ जाएगा। ये भी आपकी पार्टी में एक सोच अब हो रही है, पाई जा रही है? हम ये कहते हैं कि आज मुल्क में मईशत तबाह हो चुकी है, अवाम परेशान है। इससे पहले कि लोग सड़कों पर आएं, ये हम पर लाजिम है एज अपोजिशन लीडर्स कि हम अवाम को सड़कों पर लाएं, जमहूरी अंदाज में, जमहूरी के अंदर रहते हुए, मुल्क के आइन के अंदर रहते हुए, और एक तब्दीली लेकर आए। चाहे वो तब्दीली इलेक्शन से आए, चाहे वो तब्दीली इन हाउस चेंज से आए। और जब भी मुल्क में सियासी जमूद हो जाए, जब एनार्की का खतरा हो, जब एनार्की होगी अमदियत आएगी। ये हमारा तजर्बा रहा। तो आप अनारकी की तरफ जाना चाह रहे हैं क्या? मैं नहीं जाना चाह रहा, लोग चले जाएंगे। जब लोग तंग आ जाएंगे, कोई जमहूरी रास्ता नहीं रहेगा तो लोग सड़कों पर होंगे, इमलाक को तोड़ेंगे। लोग खुद से सड़कों पे कोई तारीख बता दे, खुद से निकलते हो, आप निकालेंगे या बिलावल भुट्टो निकालेंगे? मैं ये खदशा है, जब तकलीफ इस हद तक पहुंच जाए कि तंग आमद बजंग आमद, तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। हम उस नहज पे पहुंच रहे हैं, हमें ये खदशा है। तो उससे पहले एक ही तरीका रह जाता है कि इलेक्शन करा दें ताकि ये मामले से आप बच जाएं। हम तो चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरी करे, मुझे पूरी करती नजर नहीं आ रही। इस वक्त तो कोशिशें तो सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं वजीर आजम इमरान खान साहब। उन्होंने अपने राइट हैंड, जिसको वो राइट हैंड कहते थे, अपना उनका ओपनिंग बैट्समैन था असद उमर, उन तक को उन्होंने हटा दिया। ये बहुत बड़ा एक टफ डिसीजन होता है, बड़ा बोल्ड डिसीजन भी होता है विद इन द पार्टी। अपने पार्टी को, लोगों को नाराज करके प्रोफेशनल्स को लेकर आ रहे हैं, एक्सपीरियंस लोगों को लेकर आ रहे हैं, IMF से कोशिशें, मामलात उनके तय हो रहे हैं। तो सर ये तमाम चीजें, हफीज पाशा को लेकर आना और ये तमाम चीजें करना, आपको फिर भी नहीं लगता कि ये बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं? हफीज पाशा साहब को चंद हफ्ते पहले तो गालियां निकाल रहे थे, दोनों, वज़ीर आज़म भी और वज़ीर खजाना भी, नाम लेकर कि उसने मुल्क तबाह कर दिया। आज वही मुल्क के मसाइल का हल बन गए। ठीक है, मैं तो ये कहता हूं कि जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर फेल हो गया, जब आपकी ECC का चेयरमैन फेल हो गया, जब आपका वजीर दाखिला फेल हो गया, आपका वजीर इतलात फेल हो गया, वजीर पेट्रोलियम फेल हो गया, तो प्राइम मिनिस्टर भी फेल हो गया। तो आप उसी प्राइम मिनिस्टर से आप तवक्को रखेंगे वो अपनी B टीम लाएगा। वो तो क्रिकेट के प्लेयर रहे, बहुत अच्छे प्लेयर थे। तो जब आप B टीम लाएंगे, हो सकता है कोई छक्का लग जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि आउट हो जाएगी। कितना इंतजार करेंगे इनको? टाइम 5 साल, मैं 5 साल, मैं 5 साल इंतजार करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं जमहूरियत का और पार्लियामान का हामी हूं। मैं इस मुल्क में अमरीत नहीं चाहता, लेकिन जब मुझे नजर आएगा कि एनार्की होने लगी है, अवाम सड़कों पर आएंगे, जिसका नतीजा मुल्क में अमरीत आएगी, तो फिर मुझे कुछ और रास्ता अपनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह वो नौबत नहीं आएगी। नहीं, देखें, इंशाल्लाह ना आए, हमारी भी दुआ है, लेकिन दवा भी करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, मुझे बात बताएं, वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी जब फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होते हैं, स्पीच करते हैं या कहीं और बात करते हैं मीडिया से, वो इमरान खान साहब को सिलेक्टेड वजीर आजम कहते हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्या कहते हैं? इलेक्टेड वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम? शाहिद खाकान साहब कुछ नहीं कहते। आप पारा चले जाएं, वहां खड़े हो जाएं,
एक 10 साल के बच्चे से पूछें, आपको यही बात बताएगा कि आप पारा की आप पारा क्यों चूज किया? ये आदमी क्योंकि पारा इस्लामाबाद में ऐसी जगह है जहां पर हर तबके के लोग आते हैं, पुरानी जगह है, वहां पर आपको राय मिलती है, बेहतर राय मिलेगी, वहां आप चले जाएं और पूछ लें। मैं नहीं कहता, हर बच्चा, और अब तो हर आदमी क्या कहना शुरू कहता है हो वो गया। बच्चा? वो कहते हैं जी ये इनको सिलेक्ट किया गया, ये हमारी वोटों से नहीं आए, और उसका असर आपने आज देख लिया कि मुल्क नहीं चल रहा, मईशत तबाह हो गई है, मुल्क में ग्रोथ खत्म हो गई है, बेरोजगारी का आलम है और उम्मीद की किरण कोई नहीं है, और मुल्क IMF के हवाले हो गया। सर, हो सकता है आप पारा वाले पर ही भरोसा करते हो या उन्हीं की बात आपके लिए हर पे आखिर हो, लेकिन मैंने तो और भी चलिए आप इस्लामाबाद के सुपर मार्केट चले जाएं। सर, सुपरमार्केट चले जाए तो वहां पर तो कोई नहीं कहेगा कि नहीं कहेगा तो बस ठीक है, फिर अच्छी बात है, मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है। आप तो क्या वज़ीर कहते साहब ने खुद हैं? कह आपका दिया। मानना क्या है? मैं तो वज़ीर आज़म साहब की बात पे यकीन करता हूँ, मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, बड़े जिम्मेवार आदमी है, उन्होंने कहा मुल्क चलाना बड़ा आसान काम है, इसमें क्या मुश्किल है? हुकूमत करना जी आसान बड़े काम। आसान बात है। लेकिन आप क्या मानते हैं, इलेक्टेड वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम? देखिए, मैं पार्लियामान का हिस्सा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहना चाहता, लेकिन जब पूरा मुल्क कह रहा होगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं भी यही कहूंगा कि सिलेक्टेड है। चले, चौधरी निसार साहब, वो क्या वजह इख्तिलाफात थे कि जिसकी वजह से वो आज कहते हैं कि, और बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि मैं अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं हूँ? वजह क्या हुई? जमात ने उनको बेपनाह इज्जत भी दी है, इस जमात ने उनको बेपनाह मकाम भी दिया है। अगर वो जमात छोड़ना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। सर, साइडलाइन तो वो उसी वक्त हो गए थे जब वो हुकूमत का हिस्सा थे, हमें याद है, वो खुद गिला करने लग गए थे। ये स्टेज आ गई थी कि वो खुद कहते थे मीटिंग्स होती हैं, मुझे नहीं बुलाया जाता, पार्टी के इजलास होते, मुझे नहीं बुलाया जाता। मैं ऐसी बात कोई नहीं। सर, चौधरी निसार साहब के अल्फाज देखें, मैं ये वो बात कर सकते हैं, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो आखिरी वक्त तक कैबिनेट का हिस्सा भी रहे, बात भी करते थे, अपना काम आपके भी दौर में तो फिर हट करते गए थे। थे वो कैबिनेट नहीं, से। वो नहीं आए, मैं उनके पास गया था कि आप लाएं, वो कहा नहीं, मैं आपके लिए नेक ख्वाहिशात रखता हूं, लेकिन मैं काबीना का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये उनका फैसला था। उसके बाद उन्होंने टिकट नहीं लिया, ये भी उनका फैसला है। आज पार्टी ने सियासत ऑफर की करेंगे, अगर पार्टी ऑफर नहीं करती, पार्टी को अप्लाई करना पड़ता है। मैं भी अप्लाई करता हूँ, मियां नवाज शरीफ भी अप्लाई करता है, उसके बाद पार्टी टिकट जारी करती है। अगर वो आज भी सियासत में पार्टी में वापस आना चाहते हैं, मैं समझता हूँ जगह बन सकती है। खैर खान अब्बासी साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि जब एडवाइजर्स नवाज शरीफ साहब को, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनको, उनके गिर्द जो लोग थे वो कुछ अच्छे एडवाइजर साबित नहीं हुए, और जो पार्टी के सीनियर लोग थे, ये आप ही के पार्टी के एक सीनियर शख्सियत ने मुझे बताया, ऐसी जिक्र हो रहा था ऑफ द रिकॉर्ड बात, कि वो जो खासतौर पर उन्होंने फवाद हसन फवाद का नाम लिया, कि फवाद हसन फवाद जो है वो इतने उन्होंने अपने शहर में किया हुआ था नवाज शरीफ साहब को, कि सीनियर लोगों को उनसे मिलने नहीं देते थे, 2-2 घंटा उनको बाहर बिठाते थे कि अंदर मीटिंग्स चल रही हैं, और वो जिसके मशवरे पे फिर नवाज शरीफ साहब अमल करने लगे, तो फिर आज वो कोट लखपत जेल में। देखिए, जो लीडर होता है, प्राइम मिनिस्टर, सबसे मशवरे करता है, फैसला खुद करता है। गलत किया, सही किया, फैसला नवाज शरीफ साहब का है। लेकिन ये हकीकत है कि सीनियर लोग दूर हो गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फवाद हसन फवाद साहब ने सीनियर लोगों को दूर कर दिया था। फवाद हसन फवाद साहब उनके सेक्रेटरी थे। हर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पर उनका एक इनपुट होती है, और होनी भी चाहिए, वो होती थी। उसके बाद फैसले कुछ उस इनपुट के मुताबिक होते थे, जो जिस राय का इजहार फवाद साहब ने किया होता था, बहुत से नहीं होते थे। सर, एक और मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आती है तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे कि मुज़ाहमती सियासत की पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर रखा है कि इनफ इज एनफ, बहुत हो चुका, अब जो है अवाम के लिए हम सड़कों पर निकलेंगे रमजान के बाद। क्या ऐसी कोई तहरीक चलेगी? क्या ज्वाइंट अपोजिशन होगी? ये लोग साथ देंगे? और कुछ मजीद एक चीज बात करते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शाहिद खाका नवासी साहब, पीपल्स पार्टी कहती है कि बहुत हो चुका, मजीद इंतजार हम नहीं करेंगे, कम से कम आवाम को रिलीफ देना है, आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो हम रमजान के बाद जो है वो सड़कों पर निकलेंगे और तहरीक चलाएंगे। क्या आप लोगों से कोई इस बारे में आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिली है? पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट जमात है, अपना फैसला खुद कर सकते हैं, लेकिन ऐसी तहरीकें नॉर्मली जॉइंट अपोजिशन की होती हैं, और वो
मुशावरत के बाद ही होती है। अब मुशावरत से ही होनी चाहिए। जी, मुशावरत से होनी चाहिए। मुशावरत पे याद आया, स्पीकर साहब भी आज कल प्रोग्राम में कह रहे थे कि आप लोगों ने अपना अपोजिशन लीडर तो नहीं बदला अभी, लेकिन अपोजिशन लीडर मुल्क से बाहर है, पार्लिमानी लीडर भी आपने बदल दिया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी आपने बदल दिया, आपने कोई मुशावरत नहीं की। इवन दो इसमें तो पीपल्स पार्टी के भी तहफुजात है कि आप लोगों ने कोई उनसे भी मुशावरत नहीं की। ये इतनी जल्दबाजी में फैसले क्यों हुए सर? जल्दबाजी में नहीं हुए। पहले शहबाज शरीफ साहब पर इतफाक था, वो बन गए। अब हमने तजवीज़ किया है कि चूंकि शहबाज शरीफ समझते हैं कि वो वक्त नहीं दे पाएंगे, तो राना तनवीर साहब को, जो इस कमेटी के मेंबर भी हैं, पुराने मंजे हुए सियासतदान हैं, उनको बनाया जाए। ये हमारा मशवरा, तजवीज़ है। अब उससे बाकी अपोजिशन इतफाक करेगी तो वो बन जाएंगे। इतफाक अभी आपने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हम नहीं, मतलब बनाया हम नहीं करते। नहीं, वो तो यकीनन गवर्नमेंट करती है, लेकिन अभी आपने फैसला नहीं किया। पार्लियामेंट करेगी, स्पीकर साहब करेंगे, तो हम मशवरा करके वहां पर उनको लिख देंगे कि ये अपोजिशन का मौकफ है, तो उस पर बात हो जाएगी। अगर वो पीस पार्टी समझती है कि उनको नहीं होना चाहिए, तो शहबाज शरीफ तो है ही है। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो पार्लिमानी लीडर होंगे, राना तनवीर साहब वो ऑलरेडी चले हैं, और राना तनवीर साहब पीएससी के चेयरमैन होंगे, और शायद खाकान अब्बासी साहब अपोजिशन लीडर होंगे। नहीं जी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं सर। वो तो उन्होंने मुल्क में दो नहीं है ओहदे ना, रखे हैं, और फिर उनकी सेहत भी बहुत सारे मामलों में इजाजत नहीं दे उनकी रही। सेहत बिल्कुल ठीक है। उनको कैंसर का मर्ज है पिछले 18 साल से। हर साल 2 दफा उनको जाना पड़ता है, 2 से 3 हफ्ते के उनके टेस्ट होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, तो इस अरसे में वो नहीं होंगे, बजट सेशन में आ जाएंगे। अपोजिशन लीडर वही रहेंगे, पार्टी के सदर भी वही हैं। तो बजट सेशन से पहले वो आ जाएंगे, कुछ अंदाजा है सर? बजट सेशन में हिस्सा लेंगे, शायद 10 जून को बजट सेशन रखा गया है, उससे शायद काफी पहले आ जाएंगे। ठीक है सर। इस वक्त जो है जो हमें इकोनॉमी के हवाले से कह रहे हैं कि जिन क्राइसिस का सामना है, आप क्या कुछ तजावीज़ आप देंगे? क्योंकि अक्सर में आप लोगों में ये भी सुनने में, आपसे मुराद पीएमएलएन की सफ़ों में ये भी सुनने में आता है कि ये इस बहरान से ये हुकूमत निकल ही नहीं सकती और इस बहरान का खात्मा हो ही नहीं सकता। तो इसकी क्या वजूहात है, और ये हुकूमत नहीं कर सकती या कोई हुकूमत नहीं कर सकती? अगर इसकी जगह आप होते तो क्या आप कर सकते थे? हम यहाँ पहुँचते ही ना। सर आपने तो पहुंचा दिया यहाँ। जी मैंने नहीं पहुंचाया सर, आप लोगों के कर्जों ने पहुंचा दिया यहाँ। चले, हमारे कर्जों ने पहुंचा दिया, ये बात है, ये बात रहेगी ये सारी। क्योंकि जब हम छोड़ा तो 5.8% ग्रोथ थी। उस ग्रोथ पे आदमी बढ़ाता है ग्रोथ को, उसको 3.2 पे नहीं ले आता। हमने जब छोड़ा अफराद-ए-ज़ात 4% से कम थी, आज 9.5% पे चली गई है। मैं एक सेकंड सर एक जुमला ले ले। जी वो भी बता एक ले ले, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड में नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत अहम शख्सियत, बहुत अहम शख्सियत। उन्होंने कहा कि जब हमने, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमने शायद पब्लिक में भी नहीं बताया कि बड़ी एक अजीब सा अनारकी ना पैदा हो जाए। हुकूमत जब गई है मुशर्रफ साहब की, तो 3 से 4 महीने का मुल्क चलाने के लिए आपके पास रिजर्व थे। जब पीपल्स पार्टी गई है तो 6 से 7 महीने के थे, और जब पीएमएलएन गई है तो सिर्फ 15 दिन मुल्क चलाने के लिए पैसे। मैं माजरत से कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है, ये बचगाना बात है जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत का रिकॉर्ड छुपा हुआ नहीं होता, हर दिन का रिकॉर्ड मौजूद होता है। जब हम आए थे $2.5 अरब था मुल्क के पास, हम गए तो 18.5 अरब था। मैं कोई घर नहीं ले गया 18.5 अरब। मैं 5.8% ग्रोथ घर नहीं ले गया। मैं अफराद-ए-ज़र को मैं 9 नहीं कर गया। ये इस हुकूमत की नालायकियों ने किया है। कर्जे हैं, जितने कर्जे हमने 5 साल में लिए थे, हर हुकूमत पाकिस्तान में कर्जा लेके गुजारा करेगी। जो हमने लिए थे 5 साल में, इन्होंने 8 महीने में उसके आधे कर्जे ये ले चुके हैं। जो पहले अगर बेल आउट पैकेज $1 अरब या $2 अरब था, तो जरदारी साहब के आने के बाद वो अचानक $7 अरब तक वो पहुंच गया IMF से कर्जे। तो सर एकदम से इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी? जो कर्जे, क्योंकि आपकी खर्चात बढ़ गए थे। वॉर एंड टेरर का भी खर्चा होता है, ये मुफ्त नहीं लड़ी जाती। आप डेवलपमेंट भी कर्जे लेकर करते हैं, आप सारी डेवलपमेंट छोड़ते, कोई कर्जे की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप डेवलपमेंट ना करें, आपका मुल्क बंद हो जाएगा। अभी जो IMF का बेल आउट पैकेज, इसमें जो कंडीशनैलिटीज हैं, कितना अवाम मजीद सफर करेगी, किस हद तक अवाम की मजीद चीखें निकलेंगी आपके मुताबिक? वो तो वज़ीर आज़म ने बता दिया है कि काफी चीखें निकलेंगी, उन्होंने आपको अंदिया दे दी है। आप क्या अंदिया देंगे? मुझे तो पता ही नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहां पर हमने हुकूमत छोड़ी थी, इस हुकूमत का पहला फैसला था IMF जाना है या नहीं जाना। उस वक्त हालात यहाँ पर थे, IMF कह रहा था यहाँ कर दो, ये हुकूमत खुद यहाँ ले आई है, अब बोझ यहाँ पे आएगा। ये आपका जो मसाइल थे वो दुगने तिगने हो गए हैं फैसला बर वक्त ना करने से।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसहाक डार साहब का क्यों नहीं हुआ उनकी वतन वापसी पे? आप क्योंकि इसहाक संजीदा डार हैं। साहब को यहाँ इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। मैं सीधी वजह? बात अदालतें आजाद नहीं है। यहाँ ना नैब आजाद है ना अदालतें आजाद है। किसके माजरत से कंट्रोल कहूंगा में अदालतें? आप इसहाक डार पे इल्जाम तो लगाएं। नहीं, अदालतें किसके कंट्रोल में? मुझे क्या पता है? तो ऐसा क्या जुर्म देखें, सरजद हुआ था इसहाक डार मैं साहब? जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हम जो पब्लिक सर्विस करते हैं, हम चोर डाकू नहीं है। हम उतना ही मुझे पता है जितना कोई और है। हम वक्त भी देते हैं, मेहनत भी करते हैं और हल भी देते हैं। इसहाक डार साहब ने मुल्क के लिए काम किया है, आपकी मसाइल से निकाला आपको। हर शख्स की इस बात का एतराफ करता है। आपने उनको प्रोसिक्यूट करना, इल्जाम लगाएं। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ इसहाक डार साहब से ऐसा क्या जुर्म सरजद मैं हुआ मेरा जिसको भी यही अब उनको सवाल है, इंसाफ नहीं मेरा भी यही मिलेगा? सवाल है कि आप इल्जाम लगाए बगैर एक शख्स को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। सिर्फ वो नहीं है, आपने इस मुल्क के लीडर्स अपोजिशन को उठाया, जिनकी आप अभी बात कर रहे थे कि वो ओहदे की क्या बात है। कौन सा जुर्म था? 70 दिन आपने रिमांड में रखा नैब ने, आज तक इल्जाम नहीं लग सका। तो मैं तो नैब पर इल्जाम लगाता हूं कि ये सियासी करप्शन में मुलव्वस है, ये आवाज को दबाना चाहती है, ये इस्तेमाल होती है सियासी हुकूमतों के। सियासी। ये तो मुझे इस बात को तो अफसोस है कि मुशर्रफ करे, मुझे कोई उससे गिला नहीं है। उसका काम था, आमिर था, उसका काम ही आमरीत था। आपको लगता है आज कि जमहूरियत में आमरीत है। आपको लगता है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब को इमरान खान साहब डिक्टेट कर रहे होंगे? वो इमरान खान साहब रोज कहते हैं। वो तो कहते हैं जब autonomous body शहबाज है। शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने पहली विकेट गिरा दी है। तो आपको लगता है वो डिक्टेट कर रहे हैं उनको? वो आदमी खुद कह रहा है, मुझे और लगे ना अदालतें लगे, अगर वो आजाद खुद कह नहीं रहा है है। तो तमाम जजेस को, चीफ जस्टिस को, जस्टिस भाई, आसिफ सईद को सब मुझे उसका इमरान खान नहीं साहब पता। डिक्टेट मैं कर तो रहे हैं। उनके जजेस पे मैं कोई रिफ्लेक्शन नहीं करना आपने चाहता। कहा अदालतें आजाद नहीं है। मैंने अदालतें, जो नैब की अदालतें आजाद हैं, जो नैब के फैसले आते हैं आजाद फैसले हैं। नैब आजाद है। एक लीडर अपोजिशन का उठा के लेके 70 दिन रिमांड में रखा, जुडिशल जेल में डाल दिया, ये आजाद फैसले हैं। जब एनआरओ की बड़ी बातें हो रही थी और उस दौरान आप लोगों ने भी बड़ी खामोशी, बड़ी आपने सब्र वब्र का आप लोगों ने, आपकी लीडरशिप ने मुजाहरा किया, लेकिन फिर बहरहाल फैसला उनके हक में नहीं हुआ। जिस तरह से मरियम नवाज की स्पेशली बात कही कौन थी, सा? हामिद मीर जे जमानत मुस्तरद होने का, जमानत की जो एप्लीकेशन दी थी, हामिद मीर साहब ने एक इंकशाफ किया था कि शरीफ फैमिली के नॉन पॉलिटिकल लोग इमरान खान साहब से राब्ते में हैं और एनआरओ की बात, ये करम करने की, रहम करने की बातें कर रहे हैं। मीर साहब इतने बड़े आदमी हैं, दुरुस्ती कहते होंगे। मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है मुझसे एनआरओ मांगा जा रहा है। मुल्क हामिद मीर साहब एक तरफ कर देना, मांग रहे थे, हामिद मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहा है। तो यानी आप मैं तो कह चुका हूँ, एनआरओ मांगने वाले पर लानत, एनआरओ देने वाले पर लानत। अब आने वाला एनआरओ पिछले हो गए, उन पे लानते नहीं। पिछले पर भी लानत, जिसने एनआरओ लिया उस पर लानत, सर सोच ले, देने वाले पर भी लानत। आपकी अपनी लीडरशिप ने भी लिया था। जी, जिसने भी लिया लीडरशिप हमारे लिए लिया, तो आप देख लें किसने लिया है। मैं बात ये नहीं है, मुल्क का वज़ीर आज़म है, उसको ये नहीं पता एनआरओ का मतलब क्या होता है, एनआरओ होता क्या है, उसको इख्तियार है देने का। एनआरओ क्या है? एनआरओ ये, मैंने जुर्म किया है, मैं आपके साथ मिल जाऊं, आप मुझे प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। ये इख्तियार मुल्क के वज़ीर आज़म के पास नहीं है, ये आमिर के पास होता है। बिल्कुल सही। तो ये उनको अल्लाह करे समझा दे। सर आपकी बात यकीनन सब समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Okay, शाइस्ता खान अब्बासी साहब मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।